हेलो बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। रसायन विज्ञान फर्स्ट क्लास 12 की रसायन विज्ञान फर्स्ट के पहले चैप्टर ठोस अवस्था का दूसरा लेक्चर। देखो इसमें हमको क्या पढ़ना है, कणों की व्यवस्था के आधार पर। यानी कि पिछले दिन हम लोगों ने ठोस अवस्था के बारे में पढ़ा था कि ठोस अवस्था क्या है, ठोस अवस्था के सामान्य लक्षण क्या है और ठोसों के प्रकार क्या हैं, कितने प्रकार के ठोस होते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि ठोस दो प्रकार के होते हैं, कणों की व्यवस्था के आधार पर और कणों की प्रकृति के आधार पर। तो चलो देखते हैं कणों की व्यवस्था के आधार पर। तो देखो कणों की यहाँ पर लिख सकते हैं कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला तो हो गया तुम्हारा क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा क्या हो गया तुम्हारा? दूसरा हो गया तुम्हारा अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक, तो अब चलो हम ये जानते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस होते क्या है। पहला क्रिस्टलीय ठोस, अगर कोई ठोस ऐसा देखा हो जिसमें घटक कणों की व्यवस्था नियमित रूप से हो पूरे क्रिस्टल में, जैसे मान लेते हैं ये पूरा कोई क्रिस्टल जालक है, ये हो गया तुम्हारा कोई क्रिस्टल जालक, ये क्रिस्टल जालक है, इसमें घटक कणों की ये व्यवस्था है। अगर पूरे क्रिस्टल में घटक कणों की ऐसी ही नियमित व्यवस्था है, इस प्रकार से जैसे यहाँ पे बनाया जा रहा है, तो अगर इस प्रकार की नियमित व्यवस्था तुमको देखने को मिल जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्रिस्टलीय ठोस। ये कैसी व्यवस्था है? ये नियमित व्यवस्था है, नियमित क्रमबद्ध है ना, क्रमबद्ध सुव्यवस्थित व्यवस्था है कि नहीं है? और क्या है? दीर्घ परिसर व्यवस्था भी है, इसको हम बोलेंगे दीर्घ परिसर। परिसर का मतलब होता है स्थान, और दीर्घ परिसर ये ज़्यादा स्थान पर यह सुव्यवस्थित व्यवस्था है, तो इस व्यवस्था को हम दीर्घ परिसर व्यवस्था भी क्या कहते हैं। तो अगर कोई क्रिस्टल की ठोस है जिसके क्रिस्टल जालक में घटक कणों की ये जो व्यवस्था है, नियमित व्यवस्था, क्रमबद्ध और नियमित व्यवस्था, वो संपूर्ण क्रिस्टल में अगर है तो हम उसको बोलेंगे क्रिस्टलीय ठोस। यानी कि वह ठोस जिसमें घटक कण संपूर्ण क्रिस्टल कह दो या ठोस, अभी कह दो ठोस, संपूर्ण ठोस में नियमित एवं क्रमबद्ध ढंग से व्यवस्थित होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ठीक, ये ऐसा ठोस है जिसमें घटक कणों की व्यवस्था संपूर्ण क्रिस्टल में नियमित रूप से है। ठीक, ऐसे ठोस को हम क्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। यानी कि वह ठोस जिसमें घटक कणों की संपूर्ण क्रिस्टल ना कहो, यहाँ पे अभी ठोस ही कहो, ठोस में नियमित एवं क्रमबद्ध ढंग से व्यवस्थित होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ठीक है, इसे दीर्घ परिसर व्यवस्था भी कहते हैं। अगर कोई ये कह दे कि घटक कणों ऐसे ठोस जिनमें घटक कणों की दीर्घ परिसर व्यवस्था होती है उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं,
तो ये बात भी बिल्कुल क्या होगी, सत्य होगी। क्या होगी, सत्य होगी। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि भाई किस में ये इस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है, तो उसके लिए एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, जैसे ये व्यवस्था पाई जाती है कहाँ पे, जैसे हो गया सोडियम क्लोराइड। चलो सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में ये व्यवस्था पाई जाती है। क्वार्ट्ज आदि, ये सब क्या है, ये सब क्रिस्टली ठोस हैं। क्या है ये सब है क्रिस्टली ठोस। ठीक, और सब धातुएं भी हो गई। फिर ऐसे ही दूसरी व्यवस्था देखते हैं, क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस। ये अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, अगर यही व्यवस्था पूरे क्रिस्टल में ना हो तो उसको हम अक्रिस्टलीय ठोस बोलेंगे। जैसे ये कोई ठोस है, इस ठोस के जो घटक कण हैं उनकी व्यवस्था कुछ ऐसी है, पूरे क्रिस्टल में नियमित व्यवस्था नहीं है, ऐसी व्यवस्था है। तो ये संपूर्ण क्रिस्टल में क्या, पूरे ठोस में क्या घटक कणों की नियमित व्यवस्था है, नियमित क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ढंग से ये कण व्यवस्थित नहीं है। इसको हम बोलते हैं लघु परिसर व्यवस्था। इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, लघु परिसर व्यवस्था। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वह ठोस जिसमें घटक कण, ये सब कण क्या, जिनसे वो मिलके बना, घटक कण बोलते हैं इनको, घटक कण संपूर्ण ठोस में क्रमबद्ध व नियमित रूप से व्यवस्थित नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं, घटक जिन कणों से वो मिलके बना हुआ है ठोस, यानी कि वह घटक कणों की यह व्यवस्था क्या कहलाती है, लघु परिसर व्यवस्था कहलाती है। तो कोई दिक्कत, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं, इसमें। अब एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं इसमें। अब जैसे पनीर है, कांच है, क्या है, पनीर हो गया तुम्हारा, कांच हो गया तुम्हारा, तो ये सब अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आते हैं। जैसे तो कांच से चालू करते हैं, एक तो हो गया तुम्हारा कांच, ये क्रिस्टल जैसा लगता है लेकिन क्रिस्टलीय ठोस है नहीं। रबड़ या रबर, ठीक। और क्या हो सकता है, और हो सकता है प्लास्टिक, ये प्लास्टिक भी हो गए। और कोई भी द्रव हो उसको जब ठंडा कर दो तो वह ठोस अवस्था में आएगा, यानी कि द्रव ऐसे लिख सकते हैं कि निम्न ताप पर द्रव की ठोस अवस्था, जैसे बर्फ हो गई, ये ठोस अवस्था में होती है, लेकिन निम्न ताप पर द्रव है, द्रव को ठंडा किया गया तो वहीं तो ठोस अवस्था बनी। तो ये निम्न ताप पर जो ठोस अवस्था है उसकी बात हो रही है, ठीक, आदि। ये सब क्या है, ये सब अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हैं। समझ में आया बात। अब यहाँ पे आगे देखो, अब हम देखते हैं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर क्या है।
इन सभी को एक साइड पे देख लेते हैं, थोड़ा चार्ट बना के अच्छे से यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो देखो सबसे पहले गुण की बात करें, इसे आकार। अगर हम आकार की बात करें तो आकार की बात करें तो क्या होगा कि जो क्रिस्टली ठोस होते हैं इनकी आकृति हमेशा निश्चित होती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इनकी ज्यामिति, इनकी जो ज्यामिति होती है, इनकी ज्यामिति, ये आकार भी कह सकते हैं, इनकी ज्यामिति क्या होती है, निश्चित होती है। लेकिन हम अगर अक्रिस्टली ठोसों की बात करें तो इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है। इनकी जो ज्यामिति होती है वो निश्चित नहीं होती है। अगर हम गलनांक की बात करें तो जो क्रिस्टली ठोस होते हैं इनका गलनांक निश्चित होता है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, इनका गलनांक निश्चित होता है। लेकिन अगर हम अक्रिस्टली ठोस की बात करें तो इनका गलनांक क्या होगा, इनका निश्चित नहीं होगा। यानी कि इनका गलनांक निश्चित नहीं होता है। इनका गलनांक निश्चित नहीं होता है। फिर इसके बाद में अगर हम तीसरा पॉइंट देखें तो तीसरा पॉइंट हम देख सकते हैं विदलन का गुण। विदलन का मतलब ब्रैकेट में सकते हैं काटने का गुण। विदलन का गुण कहो चाहे काटने का गुण कहो, अगर इनको किसी चाकू से काटा जाए तो जो क्रिस्टली ठोस होते हैं वो बिल्कुल समतल पर कटेंगे और जो अक्रिस्टली ठोस होते हैं वो समतल पर नहीं कटेंगे। यानी कि अगर हम ऐसा लिखें कि धारदार हथियार से काटने पर धारदार हथियार से काटने पर क्या होगा, यह नियमित सतह के दो टुकड़ों में कटते हैं। अगर इनकी बात करें तो क्या लिख सकते हैं, ये नहीं कटते हैं। ऐसे कह सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर हम और अगली बात अगर हम कहें, अगर हम यहाँ पे इनकी गलन एंथैल्पी की बात करें, गलन एंथैल्पी यानी कोई भी ठोस है उसको अगर गर्म कर दिया जाए तो वह द्रव में बदलेगा। तो जब द्रव में बदलेगा तो उसकी एंथैल्पी में कुछ परिवर्तन होगा। जो एंथैल्पी में परिवर्तन होगा उसी को हम बोलेंगे गलन एंथैल्पी। क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलेंगे गलन एंथैल्पी। अगर हम बात करें क्रिस्टली ठोस की तो इनकी जो गलन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, निश्चित होती है। यानी कि इनकी गलन एंथैल्पी निश्चित होती है। लेकिन हम अक्रिस्टली ठोसों की बात करें तो इनकी गलन एंथैल्पी अनिश्चित होती है। अगर हम किसी
अगर हम किसी ठोस को गर्म करें और गर्म करने पर वो किसी भी ताप पर अगर गलने लगे तो उसकी गलन एंथैल्पी निश्चित कहाँ हुई, वो तो किसी ताप पे गलने लगता है। उसको कम ऊष्मा देने पर भी गल रहा है, ज़्यादा ऊष्मा दे रहे तब भी गल रहा है। बस ये हो कि गलने की स्पीड कम ज़्यादा हो सकती है। लेकिन अगर हम क्रिस्टलीय ठोस की बात करें, चाहे जितना गर्म करें, जब तक ये अपने निश्चित ताप पर नहीं पहुँचेगा तब तक वो गलेगा नहीं। तो इनकी जो गलन एंथैल्पी है वो निश्चित होगी और अक्रिस्टलीय ठोसों की गलन एंथैल्पी निश्चित नहीं होगी। अगर हम प्रकृति की बात करें तो ये वास्तविक ठोस हैं, यानी कि ये वास्तविक ठोस है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस ये आभासी ठोस है। जैसे कांच की बात करें तो कांच ठोस दिखता है कि नहीं, लेकिन ये ठोस था थोड़ी ना है, ये तो द्रव है, इसको हम अतिशीतल द्रव कहते हैं, ये ठोस के रूप में दिख रहा है। तो ऐसे ही जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो आभासी ठोस होते हैं, लेकिन जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये वास्तविक ठोस होते हैं, वास्तव में ठोस होते ही हैं। अगर हम और बात करें अवयवी कणों की व्यवस्था की बात करें, अगर अवयवी कणों की व्यवस्था की बात करें तो ये भी हम लोगों को पता है कि इसमें क्या होता है, कणों की दीर्घ परिसर व्यवस्था होती है। क्या होती है? कणों की दीर्घ परिसर व्यवस्था होती है। और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, इनमें कणों की लघु परिसर व्यवस्था होती है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अगर हम दैशिकता की बात करें, एक गुण है दैशिकता, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग गुण, यानी कि विषम परिस्थितियों में अलग अलग गुण अगर प्रदर्शित कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे कि ये विषम दैशिक है। और अगर एक जैसी ही गुण प्रदर्शित कर रहा है, चाहे जैसी परिस्थिति उसका गुण अगर ना बदले, परिस्थिति चाहे जो भी हो, अगर उस ठोस के गुण भी वैसे ही रहें, गुण ना बदलें, तो उसको हम बोलेंगे समदैशिक। और अगर विषम परिस्थितियां हैं तो उसके गुण भी विषम हों तो उसको बोलेंगे क्रिस्टलीय ठोस। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? ये विषम दैशिक होते हैं। और ये क्या होते हैं? ये होते हैं ये समदैशिक होते हैं। ये क्या होते हैं? ये समदैशिक होते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें समझ में आई। अब इसके बाद में अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसके। तो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो जो क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस में हो गया जैसे तुम्हारा हो गया सोडियम क्लोराइड हो गया तुम्हारा। और सोडियम क्लोराइड के बाद में और क्या हो गया? पोटेशियम क्लोराइड हो गया। पोटेशियम क्लोराइड हो गया। और क्या हो सकता है? और सल्फर हो गया तुम्हारा, सल्फर, फास्फोरस, और हो गया फास्फोरस, और हो गया तुम्हारा ये फास्फोरस। ये सब क्या हो गए? ये सब उदाहरण हो गए इसके। ठीक। और धातुएं हो गई तुम्हारी से सोना, चांदी, तांबा, जितनी भी धातुएं होंगी वो भी इसी का एग्जाम्पल है। और अगर हम अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो पता ही है, कांच हो गया, रबर जो हो गया ये हो गया, और क्या हो गया?
प्लास्टिक, प्लास्टिक हो गया। और क्या हो सकता है? और हो सकता है जैसे तुम्हारा ये पनीर हो गया। क्या हो गया? पनीर हो गया। तो ये सब क्या है? ये सब अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत? तो चलो एक बार इसको अच्छे से और रिवाइज कर लेते हैं। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। जो गुण आकार की बात करें तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनकी ज्यामिति निश्चित होती है, इनकी ज्यामिति निश्चित होती है, और अक्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामिति निश्चित नहीं होती है, इनकी आकृति निश्चित नहीं होती है। जैसे और गलनांक की बात करें तो इनके गलनांक निश्चित होते हैं। अगर मान लेते हैं कोई भी पदार्थ है, क्रिस्टलीय ठोस है और उसका गलनांक है 102 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसको जब तुम गर्म करोगे तो 102 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ही वो गलेगा, वह ठोस से द्रव में बदलेगा। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोसों में ऐसा नहीं है। इसको अगर तो इसका गलनांक कुछ भी नहीं होगा, निश्चित होगा ही नहीं। इसको तुम गर्म करो तो धीरे धीरे पिघलना चालू हो जाएगा, धीरे धीरे पिघलना चालू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको निश्चित ताप पर ये नहीं पिघलेगा। थोड़ा सा ताप दोगे, ज़्यादा दो, कम दो, चाहे जैसा दो, वो धीरे धीरे पिघलना चालू। लेकिन इसमें क्या हो, क्रिस्टलीय ठोस से निश्चित ताप पर ही ये पिघलेगा। अगर हम विदलन की बात करें, काटने के गुण की बात करें, धारदार हथियार से क्रिस्टलीय ठोस को काटोगे तो दो समतल पृष्ठों या दो समतल सतहों पर के टुकड़ों में कटेगा, यानी कि समतल पर बिल्कुल काट देगा। लेकिन क्रिस्टलीय ठोस को काटोगे तो समतल पर नहीं कटेगा, वो कुछ न कुछ तिरछा होगा ही। कभी पनीर को काट के देखना तो कुछ समझ में आएगा, बाकी अन्य चीज़ों में तो भाई समझ में आना मुश्किल है, पनीर में समझ में आएगा। गलन एंथैल्पी, यानी कि अगर किसी ठोस को क्या करो, गर्म करो, और गर्म करने पर क्या होगा, वो पिघलने लगेगा। तो पिघलने में क्या होगा, उसकी एंथैल्पी में परिवर्तन होगा। द्रव अवस्था में कुछ एंथैल्पी, ठोस अवस्था में कुछ एंथैल्पी, दोनों का अंतर को हम बोलेंगे गलन एंथैल्पी। तो इस गलन एंथैल्पी यानी कि ठोस से द्रव बदलने में उसकी एंथैल्पी में जो परिवर्तन हुआ, उस जो एंथैल्पी में परिवर्तन हुआ उसको हम बोलते हैं गलन एंथैल्पी। तो इनकी गलन एंथैल्पी निश्चित होती है, इनकी गलन एंथैल्पी यानी कि अक्रिस्टलीय ठोसों की गलन एंथैल्पी निश्चित नहीं होती है। प्रकृति की बात करते हैं तो वास्तविक ठोस होते ही हैं। क्या होते हैं? ये वास्तविक ठोस होते हैं। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? आभासी ठोस होते हैं। आभास होता है कि ये ठोस है, लेकिन ये अतिशीतित द्रव होते हैं। क्या होते हैं? अतिशीतित द्रव होते हैं। अगर हम अवयवी कणों की व्यवस्था की बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस में जो कणों की व्यवस्था होती है वो क्या होती है? दीर्घ परिसर व्यवस्था होती है। अधिकांश क्रिस्टल में घटक कणों की सुव्यवस्था रहती है, क्रमबद्ध सुव्यवस्था रहती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में घटक कणों की लघु परिसर व्यवस्था होती है, यानी कि पूरे क्रिस्टल में सुव्यवस्था कणों की नहीं पाई जाती है। दैसिकता की बात करें तो ये विषम दैसिक होते हैं। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में इनके गुण जो होते हैं क्या होते हैं? समान होते हैं। ये समदैसिक होते हैं, जैसी परिस्थिति हो चाहे जैसे इनके गुण वैसे ही हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखा गया तो क्रिस्टलीय ठोस में सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सल्फर, फास्फोरस, सोना, चांदी, तांबा, ये सब क्या है? ये सब क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हैं। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हो गए कांच, रबर, प्लास्टिक, पनीर, ये सब क्या हो गए? ये सब तुम्हारे अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हो गए। तो इतना आज हम लोग पढ़ेंगे और अगले दिन हम फिर से पढ़ेंगे कि कणों, यहाँ पे हम अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे फिर से ठोस के प्रकार। अगले दिन हम क्या पढ़ने वाले हैं? अगले दिन हम फिर से पढ़ेंगे ठोसों के प्रकार, लेकिन वो किस हिसाब से? कणों की प्रकृति के आधार पर, यानी कि किसके आधार पर? कणों की प्रकृति के आधार पर। हम लोगों ने दो प्रकार के पढ़े थे ना, ये कणों की व्यवस्था के आधार पर जो कि हम लोगों ने पढ़ डाले, कणों की व्यवस्था के आधार पर जो हमने पढ़ डाले हैं, कणों की प्रकृति के आधार पर। तो ये हेडिंग डाल देते हैं दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर हेडिंग डालेंगे क्या यहाँ पे? कणों की प्रकृति के आधार पर क्या डालेंगे? कणों की प्रकृति के आधार पर। ठीक, तो ये वर्गीकरण हम पढ़ेंगे अगले दिन। ठीक, तो जितना पढ़ा के उतना नोट्स भी बनाना है, और नोट्स बनाने के साथ साथ तैयार करते जाओ। जो भी समस्या हो कमेंट बॉक्स पे बताओ, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में भेजो सूचना कि नहीं ये चीज़ नहीं समझ में आएगी, इसको दोबारा समझाओ। तो ऐसे ही हम दूसरे ढंग से भी समझाने का प्रयास करेंगे, वैसे कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए।
तो ये सब तैयार करना, साथ ही वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें ग्रुप्स में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें। और जब देखेंगे, लाइक्स ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, तो पढ़ाने में भी हमारा मन लगेगा कि नहीं हाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख रहे हैं। तो लाइक करोगे तो हमें भी पता चलेगा कि नहीं हाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख रहे हैं, तो हमें भी लगेगा नहीं वीडियो और अच्छे से बनाओ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाओ, कोर्स जल्दी से कंप्लीट करो, क्योंकि देखने वाले बहुत सारे लोग हैं। ठीक, तो ये सब काम करना है और अगले दिन मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।